सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, बेटा रीढ़ की हड्डी एकांकी का आज अगला गद्यांश पढ़ते हैं, यानी पेज नंबर 34। पेज नंबर 34। जब जो है उमा के पिताजी रामस्वरूप और शंकर के पिताजी गोपाल प्रसाद आपस में चर्चा करते हैं उस रिश्ते की, जिस रिश्ते को लेकर शंकर के पिताजी उमा के घर आए हैं। ठीक है बेटा, आगे पढ़ते हैं। राम स्वरूप चौंक कर बिजनेस क्वेश्चन मार्क है, फिर बिज देखना आप डॉट 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 मानी बिजनेस ही, यानी कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि गोपाल प्रसाद जी जो शंकर के पिताजी हैं, वो एक प्रकार से उनकी सोच कैसी है, उन्हें कम पढ़ी लिखी बहू चाहिए और वो शादियों को भी व्यापार समझते हैं। बहुत ही दकियानुसी सोच है उनकी। इस एकांकी में यह दर्शाया गया है, उनकी सोच बहुत ही पुरानी है, पुराने ख्यालों के हैं। वो पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहते हैं। ठीक है बेटा, अगर ध्यान दें। ओह अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। उठते हैं। गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? तकल्लुफ़ मानी परेशानी के लिए बोला गया है। रामस्वरूप, हाँ, तकल्लुफ़ किस बात का? हाँ, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। हाँ, माफ़ कीजिएगा, ज़रा अभी हाजिर हुआ। यानी कि रामस्वरूप जी कहते हैं इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, आप मेरे यहाँ आए हो, वरना मैं किस काबिल था। यानी कि वो एक तरह से चाहते हैं कि रिश्ता मेरी बेटी का हो जाए। मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि रामस्वरूप को इस एकांकी में बेबस और लाचार के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है बेटा, आगे गोपाल प्रसाद जी क्या कह रहे हैं ध्यान से सुने। थोड़ी देर बाद दबी आवाज़ में, यानी जब रामस्वरूप जी कमरे के अंदर चले गए होंगे उनके नाश्ते वगैरह की तैयारी के लिए, चाय इत्यादि के लिए, तो थोड़ी दबी आवाज़ में क्या कह रहे हैं गोपाल प्रसाद, शंकर के पिताजी हैं गोपाल प्रसाद। बेटा आदमी तो भला है, मकान वकान की हैसियत से बुरा नहीं मालूम होता, पता चले लड़की कैसी है। ऐसे वो उसके विचार हैं कि मकान ठीक लग रहा है, पता चले कैसे लड़की है, स्वभाव कैसा है। शंकर जी, शंकर कौन है? गोपाल प्रसाद जी का बेटा। कुछ खंखार कर इधर उधर देखता है। खंखार कर मानी कुछ हल्का सी खांसी उसको आती है, इधर उधर देखता है। गोपाल प्रसाद, क्यों, क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुक कर क्यों बैठते हो? ब्याह तक तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। और आप देख होंगे डॉट डॉट डॉट। इतने में बाबू राम स्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज पर रख देते हैं। जैसे ही गोपाल प्रसाद जी शंकर को थोड़ा टोकते हैं कि तुम झुक कर क्यों बैठे हो, यहाँ पर हम तुम्हारी शादी तय करने आए हैं। कहते हैं तुम्हारे दोस्त ठीक ही कहते हैं कि शंकर की बैकबोन, इन शंकर की जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी, थोड़ा कमज़ोर है। ऐसा हल्का सा वार्तालाप गोपाल प्रसाद शंकर के बीच में होता है। कब? जब राम स्वरूप जी उनको चाय लेने जाते हैं, और आप देख लेंगे तुरंत वो चाय लेके आ जाते हैं। कौन? राम स्वरूप जी। तो गोपाल प्रसाद क्या करें, आखिर आप माने नहीं। राम स्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, हाँ, आपको बिलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? बिलायती बोला गया बेटा, विदेश से मतलब है क्या? गोपाल प्रसाद, नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी कम होता है, काफ़ी होता है, और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा? जायका मानी स्वाद। अपनी पसंद भी बता रहे हैं गोपाल प्रसाद जी। रामस्वरूप, हाँ, कहते तो आप सही हैं। प्याला पकड़ाते हैं। पेज नंबर आगे बढ़े बेटा, पेज नंबर 35। शंकर खंखार कर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। शंकर ये अपनी प्रतिक्रिया देता है कुछ खांसते हुए कि ज़्यादा चीनी लेने वालों पर अब टैक्स लगाएगी सरकार। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी सही करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। राम स्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वो क्या पूछते हैं कि वो कौन सा टैक्स है? गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स।
मैंने पहले ही कहा था आपको, व्यंग्यात्मक एकांकी है ये। अब देखो उनकी चर्चाएं किस बात पर हो रही हैं, खूबसूरती पर। क्या कह रहे हैं देखना, राम स्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं जब गोपाल प्रसाद जी ऐसे कहते हैं कि खूबसूरती पर टैक्स होना चाहिए। तो उमा के पिताजी राम स्वरूप और सामने जो शंकर आ रखे हैं, यानी उमा को देखने लड़का जो आ रखा है, वो आप दोनों हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चूं भी न करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वो अपनी खूबसूरती की स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ली। फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। अब आप समझ सकते हैं, रिश्ता तय करने आए हैं और गोपाल प्रसाद जी कैसी बातें कर रहे हैं, ये व्यंग्यात्मक बातें कर रहे हैं। राम स्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने, वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेडब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी न था। तस्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं, लीजिए। ऐसी वो चर्चा आपस में कर रहे हैं, गोपाल प्रसाद अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, राम स्वरूप जी सुन रहे हैं, हंस रहे हैं, जोर जोर से हंस रहे हैं। अब देखना गोपाल प्रसाद क्या कहते हैं, बड़े ध्यान से सुने। समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। राम स्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, मैंने उसकी ओर देखते हुए, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर किस मामले में? शंकर पूछता है, किस मामले में आप मेरा ख्याल पूछ रहे हैं? राम स्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए? गोपाल प्रसाद बीच में ही। देख रहे हैं, पूछा गया शंकर से, उत्तर कौन दे रहा है? गोपाल प्रसाद जी। यानी उनके लिए व्यापार है, एक शादी नहीं, व्यापार है। बीच में ही यह बात दूसरी है, बाबू राम स्वरूप, मैंने आपसे पहले ही कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है। निहायत बनी बेटा, बिल्कुल, कैसे भी हो, चाहे पाउडर वाउडर लगाए, चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है, और क्वेश्चन मार्क है, यानी वो पूछ रहे आपकी लड़की क्या खूब सुंदर है। इस प्रकार की चर्चाएं गोपाल प्रसाद जी राम स्वरूप से कर रहे हैं। आप खुद समझ सकते हैं उनका क्या इरादा है, वो क्या सोच रखते हैं, क्या उनके बीच मन में चल रहा है। यही तो व्यंग्यात्मक है, वो शादी को व्यापार मानते, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, इस एकांकी में ऐसा ही दर्शाया गया है। पेज नंबर 36 पे बढ़ते हैं बेटा। राम स्वरूप, जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद, देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए। रस्म ने परंपरा के लिए बोला गया है। राम स्वरूप, हाँ हाँ, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। हाँ हाँ। गोपाल प्रसाद, और जायचा तो मिल ही गया होगा। जन्म पत्र बोला गया, जन्म पत्री से मतलब होता है जो जन्म कुंडली होती है, जो कुल पुरोहित के द्वारा लगाई जाती है, उसके लिए बोला गया कुल जन्म पत्री, वो तो मिल ही गई होगी। राम स्वरूप जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। ईश्वर से मतलब है। आमतौर पर होता है, कहता है कुछ जो हमारे रीति रिवाज होते हैं, जन्म पत्री का मिलान होता है लड़का लड़की का, तो वो क्या कह रहे हैं कि ईश्वर के चरणों में रख दीजिए, बस खुद इसका मिलान समझ लीजिए। गोपाल प्रसाद, यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक, थोड़ी देर रुक कर, लेकिन हाँ, यह तो मेरे कानों में भनक पड़ी है, यह तो गलत है ना। राम स्वरूप चौंक कर, क्या बोले, क्या गलत है? गोपाल प्रसाद, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में, जी हाँ, साफ बात है साहब। साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, मैम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? अब आप समझ सकते हैं गोपाल प्रसाद जी अपनी जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जो उनकी सोच है, कितनी उनकी एक तरह से गिरी हुई सोच है कि ज़्यादा पढ़ी लिखी होनी चाहिए बहू, केवल मैट्रिक पास होनी चाहिए, मतलब केवल 10वीं पास होनी चाहिए। और कह रहे हैं अपने बेटे शंकर को भी कि क्यों शंकर, आपकी क्या इसमें राय है? शंकर, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। शंकर भी यही दोहरा रहा कि हमें कोई नौकरी नहीं करवानी है। राम स्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद, और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को BA MA तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कों की पढ़ाई एक बात है? अब आप बेटा समझ सकते हैं
कि राम स्वरूप के सामने ही गोपाल प्रसाद ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि भले ही लड़के बीए एमए करें लेकिन लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए। आप समझ सकते हैं उनकी क्या सोच है, किनकी? गोपाल प्रसाद की। आगे आगे आप पढ़ेंगे इस एकांकी में। यद्यपि जो उमा है इस एकांकी की मुख्य पात्रा, वो बाद में आगे पढ़ते पढ़ते बीए तक पढ़ी होती है। शुरुआत में 11th की बात हुई थी, अब वो अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाती जाती है तो वो एक्चुअली बीए पास है। अब देखना गोपाल प्रसाद क्या कह रहे हैं, ध्यान दें बेटा। अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, बहस नहीं वार्तालाप, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। इस प्रकार की विचारधारा है गोपाल प्रसाद की। आज के आधुनिक दौर में या तत्कालीन समाज में भी ये गलत सोच है। किसकी? गोपाल प्रसाद की। आप समझ सकते हैं क्या दकियानुशी विचार हैं इस एकांकी के पात्र गोपाल प्रसाद के, जो शंकर के पिताजी हैं। क्या सोच है उनके, आप समझ सकते हैं। रामस्वरूप, जी हाँ, और मर्द की दाढ़ी होती है औरत के नहीं। हाँ हाँ हाँ, मैंने कहा था शुरू में, विवश हैं वो, लाचार हैं वो, उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। कौन? रामस्वरूप जी। शंकर भी हंसते हैं मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। आगे बढ़े बेटा, पेज नंबर 37 पे। गोपाल प्रसाद, हाँ हाँ वह भी सही है, कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ों में से एक है। ऊंची तालीम यानी उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन। राम स्वरूप, शंकर से चाय और लीजिए। शंकर, धन्यवाद, पी चुका। राम स्वरूप, गोपाल प्रसाद से आप, मैंने क्वेश्चन मार्क है, उनसे पूछ रहे हैं कि आप और चाय लेंगे? गोपाल प्रसाद, बस साहब अब तो खत्म ही कीजिए। राम स्वरूप, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं वह मक्खन, बनी कि आपने चाय के साथ कुछ और नहीं लिया। गोपाल प्रसाद, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना था नहीं, और फिर टोस्ट वोस्ट में खाता नहीं। राम स्वरूप, हाँ हाँ, मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर की दरवाजे की तरफ मुँह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊं? गोपाल प्रसाद, जी नहीं। पान की तस्तरी हाथों में लिए उमा आती है। सादगी के कपड़े, सादगी मैंने बेटा सादा जीवन उच्च विचार वाली उसकी ये वेशभूषा है, बहुत सिंपल, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे, मैंने देख रहे हैं। जैसी उमा आती है, गोपाल प्रसाद जी उस पर ध्यान से देखते हैं और शंकर अपने आंखों को छिपाकर उसे देख रहे हैं। राम स्वरूप, हाँ 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 यही, हाँ हाँ आपकी लड़की है, लाओ बेटी पान मुझे दो। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने के रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें चश्मा पहना हुआ है। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ चश्मा, उनको हैरानी होती है। राम स्वरूप जरा शक पकाकर थोड़ा सा परेशानी में आ गई, आश्चर्य में पड़ गई कि इनको मेरी बेटी का चश्मा देखकर हैरानी हो रही है, वो भी थोड़ा सा आश्चर्य में पड़ गई। जी वह तो अब पिछले महीने में इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। अपनी बेटी के बारे में वो इस प्रतिक्रिया को देते हैं गोपाल प्रसाद के सामने। आगे बढ़े बेटा, पेज नंबर 38 पे। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई लिखाई की वजह से तो नहीं है कुछ, इनको कहते हैं कि जो आपकी बेटी का जो चश्मा पहना हुआ है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे उमा का प्रवेश हो चुका है। मेहमानों के सामने जो अतिथि आ रखे हैं, शंकर के पिताजी घर में जो आए हुए हैं, अब उमा से उनका वार्तालाप होगा। राम स्वरूप, नहीं साहब वह तो मैंने अर्ज किया ना। गोपाल प्रसाद, हूँ, संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। राम स्वरूप, वहाँ बैठ जाओ। उमा उस तख्त पर अपने बाजे वाजे के पास उमा बैठती है। अब उनके सामने उमा बैठ जाती है, उससे कुछ प्रश्नोत्तरी होगी, कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ध्यान से समझे बेटा, आप भी सुने। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है?
राम स्वरूप जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। एक आध में होता है एक दो गीत कुछ सुनाओ। अब देखना क्या होता है। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है। तल्लीनता माने डेडिकेशन के साथ वो गाती है। यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। उसकी आंखें शंकर की झेंपती सी आंखों से मिल जाती हैं और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। राम स्वरूप क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद नहीं नहीं साहब, काफ़ी है। लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उड़ती है। गोपाल प्रसाद अभी ठहरो बेटी। राम स्वरूप थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से तुम पेंटिंग वेंटिंग भी, यानी डॉट 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 में क्या है, क्या तुम पेंटिंग वगैरह जानती हो? ऐसा प्रश्न उमा से पूछा गया। किसके द्वारा? गोपाल प्रसाद के द्वारा। उमा चुप। राम स्वरूप हाँ बस, तो वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया। यह जो तस्वीर टकी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद हूँ, यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? फिर क्वेश्चन मार्क है, यानी फिर पूछ रहे हैं गोपाल प्रसाद जी क्या आपने सिलाई वगैरह सीखी है? राम स्वरूप सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। हाँ 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 हाँ, यानी आप देख रहे होंगे यहाँ पर उमा कुछ जवाब नहीं दे रही। उसने एक गाना सुनाया अच्छा सा, एक भजन सुनाया मीराबाई का, और उत्तर वो कुछ नहीं दे रही है। कौन उत्तर दे रहे हैं? उसके पिताजी राम स्वरूप जी। आगे आपको इसमें बहुत ही परिवर्तन देखने को मिलेगा, आश्चर्यजनक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। ध्यान से समझें बेटा। पेज नंबर 39 हमारे एकांकी एंड की ओर चल रहे हैं बेटा। रीढ़ की हड्डी एकांकी हमारा एंड की ओर चल रहा है। ध्यान दें और ध्यान से समझें। आपको भी ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही समझना है। गोपाल प्रसाद ठीक, लेकिन हाँ बेटी तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं। उमा चुप। देखना कितनी बार आपने पढ़ा है, उमा जवाब नहीं दे रही है। राम स्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है। उसी तरह गर्दन झुकाई गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं। उनका धैर्य जवाब दे उठता है और राम स्वरूप शक पकाते हैं। राम स्वरूप जवाब दो उमा। गोपाल प्रसाद हाँ हाँ जरा शर्माती है। इनाम तो इसने मनी राम स्वरूप जी कह रहे हैं कि इनाम इसने बहुत सारे जीते हैं। आप देखें डॉट 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 लिखा हुआ है। गोपाल प्रसाद जरा रुखी आवाज में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। उसके सामने ऐसा बोल रहे हैं कि जरा इसे मुंह खोलना चाहिए। राम स्वरूप उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दूं बाबूजी? अब ध्यान से समझे बेटा। अब उमा जो जवाब दे रही है किस प्रकार का जवाब देगी, अब देखें आप। जब हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आगे तो अच्छा है वरना। इस प्रकार को उसने जवाब दिया। राम स्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा 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 अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे ज़रा पूछिए क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उनके चोट नहीं लगती? क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर? क्वेश्चन मार्क है। इनसे कहने का तात्पर्य है क्या हम लड़कियों के साथ ऐसा व्यवहार करना उचित है? ऐसे उसने उदाहरण दिए हैं। कोई हम भेड़ बकरी हैं जिन्हें कसाई देखभाल कर उनका खरीदार बन जाता होगा। गोपाल प्रसाद ताव में आकर उसे क्रोध आ गया। किसको? गोपाल प्रसाद जी को। बाबू राम स्वरूप आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। जब उमा ने इस प्रकार का जवाब दिया उसे बुरा लगा। उमा तेज आवाज में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और जरा आपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। शंकर बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद लड़कियों के हॉस्टल में, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? अब जब यहाँ पर उमा के द्वारा गोपाल प्रसाद के बेटे शंकर का भी पर्दाफाश हो जाता है। उसे पता है शंकर की रीढ़ की हड्डी में क्या समस्या है। आपने यहाँ पर पढ़ा है, लड़कियों के हॉस्टल में गया, वहाँ उसके साथ क्या बर्ताव किया गया था, यही सवाल उमा ने
गोपाल प्रसाद जी से पूछा है तो उसे और भी बुरा लगा। गोपाल प्रसाद ने क्या बोला कि लड़कियों के हॉस्टल में क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो, कि उमा बेटा क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो। अब उसने क्या जवाब दिया देखना बेटा। उमा, जी हाँ कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की और न आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपा कर भागे थे। उमा ने फिर शंकर का एक बार फिर पर्दाफाश किया है कि क्यों इसके वहाँ ऐसी स्थिति हुई थी। ये अपना मुँह छिपाकर भागे थे, पकड़े गए थे कुछ शैतानी करते हुए, कुछ शरारत करते हुए, वो भी गर्ल्स हॉस्टल में। इस बात को उमा ने कह दिया। राम स्वरूप, उमा उमा, गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है।